हेलो फ्रेंड्स, नवोदियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लेकर आया हूँ मराठा साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। कौन थे? शिवाजी। अगला प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को हुआ था। अगला प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। अगला प्रश्न है, शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शिवाजी के पिता का नाम शहाजी भोसले था। अगला प्रश्न है, शिवाजी की माता का क्या नाम था? शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज अभिषेक कब हुआ? शिवाजी का राज अभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने अपना राज अभिषेक बनारस के किस विद्वान द्वारा कराया था? तो शिवाजी ने अपना राज अभिषेक बनारस के पंडित गंगा भट्ट द्वारा कराया था। अगला प्रश्न है, जीजाबाई किसकी पुत्री थी? जीजाबाई जागीरदार यादव राव की पुत्री थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? शिवाजी सर्वाधिक जीजाबाई से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान परिषद किसके शासनकाल में थी? अष्टप्रधान परिषद शिवाजी के शासनकाल में थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? शिवाजी के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव थे। कौन थे? दादाजी कोंडदेव। अगला प्रश्न है, शिवाजी के जीवन पर किन धार्मिक संतों का प्रभाव पड़ा? शिवाजी के जीवन पर मुख्यतः गुरु रामदास व तुकाराम का प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास थे। कौन थे? रामदास। अगला प्रश्न है, दसबोध किसकी रचना है? दसबोध किसकी रचना है? तो दसबोध रामदास की रचना है। अगला प्रश्न है, मराठा शाही तिल राजनीति की रचना किसने की थी? तो मराठा शाही तिल राजनीति की रचना रामचंद्र पंत मात ने की थी। अगला प्रश्न है, राधा माधव विलास चंपू किसकी रचना है? राधा माधव विलास चंपू किसकी रचना है? तो राधा माधव विलास चंपू जयराम पिंडे की रचना है। अगला प्रश्न है, भीमसेन की किस कृति में मुगल मराठा संबंध की जानकारी मिलती है? भीमसेन की किस कृति में मुगल मराठा संबंध की जानकारी मिलती है? तो नुस्खा-ए-दिलकुशा में इसकी जानकारी मिलती है। किसमें? नुस्खा-ए-दिलकुशा। अगला प्रश्न है, शिवाजी की विजय और प्रगति की शुरुआत किस आयु में हुई थी? तो 19 वर्ष की आयु में हुई थी। अगला प्रश्न है, 1646 ईस्वी में शिवाजी ने किस किले पर अधिकार कर लिया? तो तोरण किले पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने अपने चाचा संभाजी मोहिते से कहाँ का किला जीता था? शिवाजी ने अपने चाचा संभाजी मोहिते से सपा का किला जीता था। अगला प्रश्न है, बीजापुर का मुख्य शत्रु कौन था? तो बीजापुर का मुख्य शत्रु शिवाजी थे। अगला प्रश्न है, बीजापुर के सुल्तान ने किस सरदार को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था? तो किसे भेजा था? अफजल खां को। किसे भेजा था? अफजल खां को भेजा था। और जब ये आया तो शिवाजी ने इसकी ही हत्या कर दी। अगला प्रश्न है, अफजल खां की हत्या किसने की थी? तो अफजल खां की हत्या शिवाजी ने की थी। अगला प्रश्न है, अफजल खां की शक्तियों को कुचलकर शिवाजी ने किस दक्षिण प्रदेश पर अधिकार कर लिया? तो पन्हाला पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी कहाँ स्थित थी? शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। कहाँ थी? रायगढ़। अगला प्रश्न है, शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई संधि का क्या नाम था? तो इसे क्या बोलते हैं? पुरंदर की संधि। और जयसिंह को औरंगजेब ने भेजा था। अगला प्रश्न है,
शिवाजी और मुगलों के बीच कौन सी संधि हुई? शिवाजी और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि हुई, जो जयसिंह के माध्यम से हुई। अगला प्रश्न है, शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में क्या पद देकर एक जागीर दे दी गई? तो 5000 मनसब देकर वहाँ का मनसबदार बनाया और जागीर दे दी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष मराठों ने सूरत से चौथ वसूल की थी? तो 1674 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, 1674 ईस्वी में शिवाजी ने वैदिक राजनीति से अपना राजअभिषेक कहाँ कराया था? तो रायगढ़ में कराया था। अगला प्रश्न है, गोरिल्ला युद्ध के पथ प्रदर्शक कौन थे? तो गोरिल्ला युद्ध पद्धति के पथ प्रदर्शक शिवाजी थे। अगला प्रश्न है, शिवाजी के शासन में पेशवा किसको कहा जाता था? शिवाजी के शासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थीं? तो अंग्रेज़ों ने शिवाजी को तोपें प्रदान की थीं। अगला प्रश्न है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। अगला प्रश्न है, मुगलों की कैद से भागने के समय शिवाजी किस जेल में थे? मुगलों की कैद से भागने के समय शिवाजी किस जेल में थे? तो आगरा की जेल में थे और अपने जन्मदिन के मनाने के दौरान मिठाई बांटने के एक षड्यंत्र करके और ये भाग गए। अगला प्रश्न है, मराठों का बीजापुर से संघर्ष कब हुआ? तो मराठों का बीजापुर से संघर्ष 1659 से 1662 के मध्य हुआ। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने सूरत पर कब आक्रमण किया था? शिवाजी ने सूरत पर 1664 में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू किसने कहा है? शिवाजी को पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू औरंगजेब ने कहा है। अगला प्रश्न है, शिवाजी और औरंगजेब के दरबार में आगरा कब उपस्थित हुए थे? शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आगरा कब उपस्थित हुए थे? तो 1666 में हुए थे। अगला प्रश्न है, शिवाजी को सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद क्या कहलाती थी? शिवाजी को सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद अष्टप्रधान कहलाती थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो कर्नाटक अभियान था और इस दौरान इन्होंने जिंजी का किला जीता था। अगला प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे क्या कहा जाता था? तो उसे क्या कहा जाता था? सुमंत कहा जाता था। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देखता था उसे सुमंत कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किस भाषा को शिवाजी ने अपने दरबार में लागू किया? तो मराठी भाषा को अपने दरबार में लागू किया। अगला प्रश्न है, शिवाजी से लड़ने के लिए जय सिंह को किस मुगल शासक ने भेजा था? तो किसने भेजा था? औरंगजेब ने भेजा था। अगला प्रश्न है, शिवाजी की आय का मुख्य साधन क्या था? शिवाजी की आय का मुख्य साधन चौथ था, जो एक कर के रूप में लिया जाता था। अगला प्रश्न है, शिवाजी की सेना का मुख्य भाग कौन सी सेना थी? तो शिवाजी की सेना का मुख्य भाग पैदल और घुड़सवार थे। पैदल और घुड़सवार सेना प्रमुख सेना थी। अगला प्रश्न है, पत्राचार विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? तो अष्टप्रधान परिषद में पत्राचार विभाग का प्रमुख चिटनिस कहलाता था। अगला प्रश्न है, घुड़सवार सेना का प्रधान कौन होता था? घुड़सवार सेना का प्रधान सरेनौबत होता था। अगला प्रश्न है, सवार सेना कितने भागों में बटी हुई थी? तो सवार सेना 2 भागों में बटी हुई थी। कितने भागों में? 2 भागों में, वर्गीर और सिलेदार। वर्गीर और सिलेदार। अगला प्रश्न है, शिवाजी का समुद्री बेड़ा कहाँ रहता था? शिवाजी का समुद्री बेड़ा कोलाबा में रहता था। कहाँ रहता था? कोलाबा में। अगला प्रश्न है, 1669 ईस्वी में शिवाजी ने अपने जल बेड़े को किसके नेतृत्व में जंजीरा
पर आक्रमण हेतु भेजा था? तो दरिया सारंग के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है शिवाजी के अंगरक्षक कौन थे? शिवाजी के अंगरक्षक मालवी सैनिक थे। कौन थे? मावली सैनिक। अगला प्रश्न है मावली सैनिक कौन थे? मावली सैनिक पहाड़ी लड़ाकू जाति के लोग थे। पहाड़ी लड़ाकू जाति के लोग। अगला प्रश्न है घुड़सवार सेना का एक नियमित संगठन कौन सा था? घुड़सवार सेना का एक नियमित संगठन पागा था। अगला प्रश्न है शिवाजी के निर्देश पर किसने विस्तृत भू सर्वेक्षण किया था? तो शिवाजी के निर्देश पर अन्नादी दत्तो ने भू सर्वेक्षण किया था। अगला प्रश्न है शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है संभाजी को मुगल अमीर द्वारा पकड़कर कहाँ मार डाला गया? तो संग्रामेश्वर में मार डाला गया। संभाजी की मृत्यु कहाँ हुई? संग्रामेश्वर में। अगला प्रश्न है 1689 में मुगल आक्रमण के कारण राजा राम कहाँ भाग गया? तो कहाँ भाग गया था? जिंजी भाग गया था। अगला प्रश्न है राजा राम की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो राजा राम की मृत्यु सतारा में हुई थी। अगला प्रश्न है राजा राम के प्रशासनिक परिवर्तन में कौन सा नया पद प्रारंभ किया गया? तो प्रतिनिधि पद प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है राजा राम के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो राजा राम के बाद उसका अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय गद्दी पर बैठा। अगला प्रश्न है शिवाजी द्वितीय की माता व संरक्षका कौन थी? तो ताराबाई थी। कौन थी? ताराबाई। अगला प्रश्न है शिवाजी द्वितीय व संभाजी द्वितीय की शत्रुता किस संधि में समाप्त हुई? तो वारणा की संधि में समाप्त हुई। अगला प्रश्न है साहू ने सेना प्रमुख पद किसे प्रदान किया था? तो साहू ने सेना प्रमुख पद बालाजी विश्वनाथ को प्रदान किया था। अगला प्रश्न है मराठा राज्य के शासन की देखभाल तथा उन्नति का ध्यान रखना किसका कार्य था? तो मराठा साम्राज्य के शासन की देखभाल और उन्नति का ध्यान रखने का कार्य पेशवा का था। अगला प्रश्न है मराठा राज्य और मुख्य जिलों के आय व्यय की पड़ताल कौन करता था? तो अमात्य करता था। कौन करता था? अमात्य। जो कौन होता था? वित्त मंत्री होता था। अगला प्रश्न है मराठा प्रशासन में अमात्य को क्या कहा जाता था? मराठा प्रशासन में अमात्य को मजूमदार कहा जाता था। अगला प्रश्न है मराठा प्रशासन में दरबार की ओर से राज्य की दैनिक कार्रवाई कौन लिखता था? तो राज्य की दैनिक कार्रवाई वकायनवीस लिखता था। कौन लिखता था? वकायनवीस। अगला प्रश्न है मराठा प्रशासन में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो मराठा प्रशासन में विदेश मंत्री को सुमंत या दबीर कहा जाता था। अगला प्रश्न है मराठा प्रशासन में राजा के पत्र व्यवहार के कार्य को कौन देखता था? तो मराठा प्रशासन में राजा के पत्र व्यवहार के कार्य को सचिव या सुरनवीस देखता था। सचिव से क्या है? सुरनवीस भी कहते थे। अगला प्रश्न है मराठा प्रशासन में दानाध्यक्ष, सदर, महोत्सव तथा धर्माधिकारी कौन होता था? तो पंडित राव होता था। कहा जाए जो धार्मिक कार्य थे उन्हें कौन देखता था? पंडित राव देखता था। अगला प्रश्न है मराठा प्रशासन में सैनिकों की भर्ती, सेना का प्रबंध और अनुशासन कौन बनाए रखता था? तो कौन? सर-ए-नौबत। अगला प्रश्न है मराठा प्रशासन में ग्राम का मुखिया अथवा मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? तो मराठा प्रशासन में ग्राम का मुखिया या मुख्य अधिकारी पाटिल या पटेल कहलाता था। अगला प्रश्न है मराठा काल में भूमि का लेखा जोखा कौन रखता था? तो मराठा काल में भूमि का लेखा जोखा कुलकर्णी या लेखपाल रखता था। अगला प्रश्न है मराठा काल में ग्राम की औद्योगिक आवश्यकता की पूर्ति कौन करते थे? तो 12 वलूटे यानी शिल्पी करते थे। क्या है? 12 वलूटे कहते हैं। अगला प्रश्न है
मराठा काल में जिले में पेशवा के प्रतिनिधि कौन होते थे? तो जिले में पेशवा के प्रतिनिधि मामलतदार व कामबिजदार होते थे। मामलतदार व कामबिजदार होते थे। अगला प्रश्न है, मराठा काल में मामलतदार के ऊपर नियंत्रण कौन रखते थे? तो देशमुख रखते थे। अगला प्रश्न है, मराठा काल में किन की पुष्टि के बिना कोई लेखा स्वीकार नहीं किया जाता था? तो देश पांडे या जिला अधिकारी की स्वीकृति के बिना कोई भी कार्य स्वीकार नहीं किया जाता था या कोई भी लेखा स्वीकार नहीं किया जाता था। अगला प्रश्न है, मराठा काल में राज्य का वितरण किस रूप में था? तो सूबों के रूप में था। अगला प्रश्न है, मराठा काल में सूबों को किसमें बांटा गया था? तो सूबों को परगने या तालुकों में बांटा गया था। अगला प्रश्न है, मराठा काल में तरफ और मौजे किसके अंतर्गत आते थे? तो मराठा काल में तरफ और मौजे परगना के अंतर्गत आते थे। मराठा काल में तरफ और मौजे परगना के अंतर्गत आते थे। अगला प्रश्न है, उपजाऊ भूमि की नाप तौल किस पद्धति से होती थी? उपजाऊ भूमि की नाप तौल काठी पद्धति से होती थी। इसे मापने वाली लठ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पैदावार में राज्य का हिस्सा कितना होता था? तो पैदावार में राज्य का हिस्सा 30% होता था। अगला प्रश्न है, मुगल क्षेत्रों की भूमि तथा पड़ोसी राज्यों से वसूला जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो चौथ और सरदेशमुखी कहलाता था। सरदेशमुखी राज्यों की आय का कितने प्रतिशत था? तो सरदेशमुखी 10% था, जिसे क्या है, उपज का 1/10 भी कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, फौजदारी और दीवानी के मुकदमों में किस आधार पर न्याय होता था? तो फौजदारी और दीवानी के मुकदमों में स्मृतियों या कहा जाए मनुस्मृति के आधार पर न्याय होता था। अगला प्रश्न है, अपील का अंतिम न्यायालय कौन सा था? अपील का अंतिम न्यायालय हाजिर ए मजलिस था। कौन सा था? हाजिर ए मजलिस। अगला प्रश्न है, संभाजी ने उत्तर भारतीय किस ब्राह्मण को प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया था? तो संभाजी ने किसे किया था? कवि कलश। इन्हीं के माध्यम से इन्होंने शासन किया था। अगला प्रश्न है, संभाजी की पत्नी कौन थी? संभाजी की पत्नी येसुबाई थी। अगला प्रश्न है, चौथ वसूल करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? चौथ वसूल करने वाले अधिकारी को कामबिजदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कामबिजदार। अगला प्रश्न है, सरदेशमुखी वसूल करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? सरदेशमुखी वसूल करने वाले अधिकारी को गुमास्ता कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मीरास पट्टी और सिंहासन पट्टी क्या था? मीरास पट्टी और सिंहासन पट्टी क्या था? तो ये एक प्रकार का क्या था? उपकर था। क्या था? उपकर। अगला प्रश्न है, जमींदारों पर लगने वाला असाधारण कर कौन सा था? जमींदारों पर लगने वाला असाधारण कर कर्जा पट्टी व जस्ती पट्टी था। कर्जा पट्टी का जस्ती पट्टी। अगला प्रश्न है, चौथ की आय का 25% भाग राजा के लिए था, ये क्या कहलाता था? चौथ की आय का 25% भाग राजा के लिए था, ये बावती कहलाता था। क्या कहलाता था? बावती। अगला प्रश्न है, चौथ की आय का 6% भाग पंच सचिव के लिए था। चौथ की आय का 6% भाग पंच सचिव के लिए था, ये क्या कहलाता था? तो ये सहोत्रा कहलाता था। क्या कहलाता था? सहोत्रा। अगला प्रश्न है, संभाजी का शासनकाल कब से कब तक रहा? संभाजी का शासनकाल 1680 से 1689 तक रहा। अगला प्रश्न है, राजा राम का शासनकाल कब से कब तक रहा? राजा राम का शासनकाल 1889 से 1700 ईस्वी तक रहा। अगला प्रश्न है, शिवाजी द्वितीय तथा ताराबाई का शासन कब से कब तक रहा? शिवाजी द्वितीय व ताराबाई का शासन 1700 से 1707 ईस्वी तक रहा। अगला प्रश्न है,
साहू का शासन कब से कब तक रहा? तो साहू का शासन 1707 से 1749 ईस्वी तक रहा। अगला प्रश्न है, जमींदार के लिए कौन सा शब्द प्रचलित था? जमींदार के लिए कौन सा शब्द प्रचलित था? तो जमींदार के लिए मिरासदार शब्द प्रचलित था। अगला प्रश्न है, मराठा राज संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? मराठा राज संघ की स्थापना बालाजी विश्वनाथ के समय में हुई थी। अगला प्रश्न है, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य करके अनुभव प्राप्त किया था? तो मराठाओं ने सर्वप्रथम देवगिरी के यादवों के अधीन रहकर अनुभव प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इस समय पेशवा की तरफ से लड़ने वाला व्यक्ति सदाशिवराव भाऊ था। अगला प्रश्न है, किस मराठा सरदार ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेजरी की सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, सरेजामी प्रथा किससे संबंधित है? सरेजामी प्रथा मराठा भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ग्वालियर राज्य की स्थापना बाजीराव सिंधिया ने की थी। बाजीराव सिंधिया ने। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा था? तो काशीराज पंडित ने देखा था। पानीपत की लड़ाई को काशीराज पंडित ने देखा था। अगला प्रश्न है, मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? तो बालाजी विश्वनाथ ने मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया। अगला प्रश्न है, मराठा शासन में सर-ए नौबत का क्या अर्थ था? तो सर-ए नौबत का अर्थ था सेनापति। क्या था? सेनापति। अगला प्रश्न है, किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब पर विजय प्राप्त की थी? तो रघुनाथ ने की थी। रघुनाथ राव, इसे क्या है, राघोबा भी कहा जाता है। रघुनाथ राव, इसे राघोबा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? तो महादजी सिंधिया ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था। अगला प्रश्न है, झलकी की संधि किस किस के मध्य हुई थी? झलकी की संधि हैदराबाद के निज़ाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी। किसके बीच? हैदराबाद के निज़ाम और बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी। अगला प्रश्न है, खेड़ा का युद्ध कब हुआ? खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ? तो पालखेड़ा का युद्ध 1727 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1750 में मराठा साम्राज्य का पुनः एकीकरण किस संधि द्वारा हुआ? तो संगोला की संधि द्वारा मराठा साम्राज्य पुनः एकत्रित हो गया था। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। और बालाजी विश्वनाथ के बाद से ही जो पेशवा का पद था वो वंशानुगत हो गया। तो इससे पहले क्या शिवाजी के वंशज शासन देखते थे और इसके बाद में क्या है, पेशवाओं के वंशज शासन को देखने लगे। अगला प्रश्न है, मराठों का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मराठों का मैग्ना कार्टा 1719 की दिल्ली की संधि को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बाजीराव प्रथम ने बुंदेलखंड के किस शासक की सहायता की थी? बाजीराव प्रथम ने बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल की सहायता की थी। अगला प्रश्न है, बालाजी बाजीराव का वास्तविक नाम क्या था? बालाजी बाजीराव का वास्तविक नाम नाना साहिब था। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस पेशवा ने किया था? तो मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार बालाजी बाजीराव ने किया था। अगला प्रश्न है, 1775 की सूरत की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो 1775 की सूरत की संधि रघुनाथ राव
और मुंबई के अंग्रेजों के मध्य हुई थी। अगला प्रश्न है सालवाई की संधि कब हुई? सालवाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है बाजीराव द्वितीय कब पेशवा बना? तो बाजीराव द्वितीय 1796 में पेशवा बना। अगला प्रश्न है बाजीराव द्वितीय किसका पुत्र था? बाजीराव द्वितीय रघुनाथ राव का पुत्र था। अगला प्रश्न है बाजीराव द्वितीय ने सहायक संधि कब स्वीकार की? तो बाजीराव द्वितीय ने सहायक संधि वसीन की संधि द्वारा 1802 में स्वीकार की। अगला प्रश्न है अंतिम पेशवा कौन था? अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। अगला प्रश्न है बाजीराव द्वितीय को अपना निर्वासित जीवन कहाँ व्यतीत करना पड़ा? तो बाजीराव द्वितीय को अपना निर्वासित जीवन बिठूर में, कहाँ? बिठूर में व्यतीत करना पड़ा, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र कौन थे? तो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।